हिंदी साहित्य फ्री बैच बैच लेकिन बेहतर कंटेंट के साथ में हमने ये बैच शुरू किया है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए भाई जो बड़े-बड़े कोचिंग वाले हैं ना, चाहे आप उनका कंटेंट देख लेना और चाहे आप हमारा देख लेना, ठीक है? कहीं से कॉपी नहीं है, सही है, सबसे आपको 9 से 10 ही मिलेगा। तो चलते हैं, आज हमारी ये आदिकाल की तीसरे नंबर की क्लास है और अगर हम बात करें हिंदी साहित्य की हमारी आज की ये 4th क्लास है, ठीक है? अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, शुरू से क्लास देखना। अगर आप फ्रेशर हो, आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा साहित्य में, तो इससे बेहतर क्लासेस आपको कहीं नहीं मिल सकती। सब कुछ हर टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जैन साहित्य के बारे में हम यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं। कल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था, ठीक है? यहाँ पर कंप्लीट किया था पार्ट 2 के अंदर, ठीक है? जिसको हमने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य को पढ़ा था। आज हम जैन साहित्य को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश है। ठीक है? जैन साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अपभ्रंश का किया गया है। इनकी रचनाएँ आचार, फागु, रास और चरित आदि शैलियों में उपलब्ध है। ठीक है? जैन साहित्य की जो रचनाएँ हैं, वो आचार, फागु, रास और चरित शैलियों में उपलब्ध हैं। इस साहित्य का जो प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ है, ये जैन पुराण को माना जाता है। ठीक है? इस साहित्य का प्रमुख उपजीव्य ग्रंथ कौन-सा है? जैन पुराण है। जैन साहित्य की सर्वप्रथम रचना देवसेन की श्रावकाचार है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हिंदी का जो सर्वमान्य प्रथम कवि है, वो सरेपा को तो माना जाता है, लेकिन सिद्ध साहित्य में कोई भी प्रबंध काव्य नहीं था, कोई भी प्रबंध रचना नहीं थी। इसीलिए देवसेन की जो श्रावकाचार है, इसे हिंदी की प्रथम रचना का दर्जा मिल गया है, ठीक है? इस कृति में 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म का आख्यान किया गया है, जो 933 ईस्वी में रची गई थी, ठीक है? ये ईस्वी याद रखना। सर्वाधिक प्रचलित शैली की बात करें तो ये रास शैली है, ठीक है? सर्वाधिक प्रचलित शैली कौन-सी है? रास शैली है, जिसके द्वारा विद्वानों में अलग-अलग मत प्रचलित हुए हैं। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है? जो रास शब्द है, ये रासो नहीं है, रासों को हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर, ठीक है? लेकिन रास शब्द की बात करें तो ये संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ठीक है? नेक्स्ट है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास को नृत्य ना कहकर क्रिएट नियक कहा है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रास को नृत्य नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा है? क्रिएट नियक कहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे है अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक स्वीकारा है, ठीक है? जो अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने रास को एक प्रकार का रूपक स्वीकारा है। लोक जीवन में कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ है। लोक जीवन में आप जानते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए रास शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है ना कि रास लीला श्री कृष्ण राधा के साथ या सखियों के साथ रास लीला करते हैं। ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे क्या बल्कि शुक्ल सीरीज में मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ कि ये जो विद्वान हैं, जो उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए राधा कृष्ण या राम सीता का इस तरह का श्रृंगारिक वर्णन करते समय ये भी याद नहीं रखा कि इसका हमारे समाज पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? और ये मैं नहीं कह रही, ये शुक्ल जी का कथन है ना? तो आगे देखते हैं। जैन साहित्य में उसे रास कहा गया जिसे श्रावक जैन साधु जैन मंदिरों में रात्रि के समय ताल देकर गायन करते थे, ठीक है? जैन साहित्य में रास किसको कहा जाता है? तो जिसे श्रावक जैन साधु जैन मंदिरों में रात्रि के समय ताल देकर गायन करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अगर जैन रचनाओं से जैन विशेषण को हटा दिया जाए तो वह योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत ही भिन्न नहीं लगेंगे। अगर जैन शब्द को हम हटा दें तो क्या होगा? उन वो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से कुछ अलग नहीं है, वही रचनाएं उनकी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जैन कवियों ने इतिहास की रक्षा ज्यादा की है। हिंदू कवियों ने अपने इतिहास का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन जो जैन कवि हैं उन्होंने क्या रखा है? इतिहास की रक्षा की है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रास कवि एवं उनकी रचनाएं। रास कवि एवं उनकी रचनाओं में अगर हम बात करें तो देवसेन का सबसे पहले नाम आता है। देवसेन 10वीं शताब्दी में मौजूद थे। कई ग्रंथ लिखे धर्म के प्रचार के लिए। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे किसके लिए? धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है? यहाँ पर रास कवि एवं उनकी रचनाओं की अगर बात करें
तो सबसे पहले देवसेन का नाम आता है। और देवसेन की रचनाएं कौन सी हैं? देवसेन जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उनकी मुख्य रचनाओं में श्रावकाचार आता है जो कि 933 ईस्वी में लिखा गया था, 250 दोहों में, जिसे हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। दर्शन सार, लघुन्य चक्र और दव साहब पयास, ठीक है, ये 4 रचनाएं हैं जो देवसेन के द्वारा लिखी हुई मानी जाती हैं। आगे है श्रावकाचार में 250 दोहों के अंतर्गत गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे जैन आचार्यों के आचार विचार व सिद्धांतों को लिखा गया है। ध्यान देना है यहाँ पर श्रावकाचार में क्या है, ये श्रावक किसको कहा गया है? जो जैन आचार्य हैं, ठीक है, जो जैन आचार्य हैं उनके आचार विचार और सिद्धांतों को यहाँ पर लिखा गया है। अगर इनकी पंक्ति की बात करें तो इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जो जिन शासन भाष्यों सो मही कहियूं सायु साहु, ठीक है, ये पंक्ति याद रखना। आगे नाम आता है जैन कवियों में शालिभद्र सूरी का। शालिभद्र सूरी 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। इन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ की रचना की और ये कब की थी? 1184 में। अगर आपको वाकई में लगता है कि ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर दिया करो हर वीडियो को भाई, और कमेंट जरूर करके बताया करो कि क्लास कैसी लगती है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को आपको वीडियो को हाइप भी कर देना है ना, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट देखो वाकई में ही मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने आप लोगों के फायदे के लिए कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट आपको बड़े 4-4 5-5 हजार रुपए दे करके मिलता है, जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ की जो रचना है वो 1184 में की गई थी। मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है। मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को यानी कि भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बताया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है और ये खंड काव्य 205 छंदों की रचना है। याद रखना अच्छे से, गणपति चंद्र गुप्त ने इससे इन्होंने तो शालिभद्र सूरी को ही प्रथम कवि माना है, ये अच्छे से याद रख लेना। और इस रचना पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है, इसी रचना पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित एक और ग्रंथ मिलता है, एक और पुस्तक है जिसका नाम है बुद्धि रास, ठीक है। ये 63 छंदों की एक छोटी रचना है, केवल 63 छंद है इसके अंदर। एक और रचना इनकी मिलती है जिसका नाम है पंच पांडव रास, ठीक है। पंच पांडव रास चरित रास सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। याद रखना अच्छे से, सर्वप्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। ये रचना 15 सर्गों में विभाजित है। आसगु कवि, तीसरा यहाँ पर जो नाम आता है वो है आसगु कवि का। ये भी 12वीं शताब्दी में मौजूद थे और इनकी एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है चंदन बाला रास, ठीक है। चंदन बाला रास किसकी है? आसगु कवि की, जो कि 35 छंदों का ग्रंथ एक खंड काव्य है, केवल और केवल ये 35 छंदों में लिखा गया है। इसमें जैन श्राविका चंदन बाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। इनकी दूसरी रचना भी मिलती है जिसका नाम है जीव दया रास, ठीक है। 2 रचनाएं इनकी मिलती हैं, चंदन बाला रास और जीव दया रास, ये आसगु कवि की रचनाएं हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है जिन धर्म सूरी का। ये इनकी रचना का नाम है स्थूली भद्र रास, ठीक है। ये इनकी रचना है स्थूली भद्र रास। ये 1209 ईस्वी में लिखे गए इस ग्रंथ में त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन है, ठीक है। 1209 ईस्वी में लिखे गए इस ग्रंथ में, जिन धर्म सूरी का जो ग्रंथ है, इसमें त्रिकोणीय प्रेम का वर्णन किया गया है, जिसमें कोसा नाम की वेश्या स्थूली भद्र तथा उनके एक गुरु भाई मुनि को अपने प्रेम पास में फांसती है। याद रखना अच्छे से, इसमें कोसा नाम की एक वेश्या है जो स्थूली भद्र और उनका एक गुरु भाई है, भाई मुनि को अपने प्रेम पास में फांस लेती है। त्रिकोणीय प्रेम इसमें दिखाया गया है स्थूली भद्र रास में। विजय सेन सूरी का नाम आता है। इनकी रचना का नाम है रेवंत गिरी रास, ठीक है। इनमें सब में पीछे रास ही लगता है, रास शैली में लिखी गई है। रेवंत गिरी रास, ये रचना 1231 ईस्वी में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा, नेमिनाथ तो आप जानते होंगे जो जैन धर्म के सबसे प्रथम जो तीर्थंकर माने गए थे। 24 तीर्थंकर हुए हैं आप जानते हो, लेकिन नेमिनाथ सबसे पहले इसमें हुए हैं, ठीक है। प्रथम नंबर के यही तीर्थंकर थे और इनकी प्रतिमा तथा रेवतक पर्वत पर स्थित तीर्थ का उल्लेख किया गया है। ये रचना 72 छंदों में 4 कड़वकों में विभक्त है, ठीक है। याद रखना अच्छे से, 72 छंद है इसके अंदर। इसमें यात्रा, जैन संघ और मूर्ति की स्थापना का वर्णन किया गया है।
अगला नाम यहाँ पर आता है हेमचंद्र का। ये भी 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। ठीक है, जो हेमचंद्र थे ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। अपने ग्रंथ शब्दानुशासन में इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था शब्दानुशासन, इसमें संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश तीनों का समावेश किया है। एक ग्रंथ हमें मिलता है हिंदी शब्दानुशासन। ठीक है, हिंदी जिसके अंदर बाहर लगा होता है, साथ लगा होता है, वो किशोरी दास वाजपेयी का व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन ये शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ये किसकी है? हेमचंद्र शब्दानुशासन के नाम से भी जानते हैं इसको। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो कुमारपाल चरित, ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के नाम से एक और अन्य रचना भी आपको मिलेगी। अभी फिलहाल आपको इसी को याद रखना है। दूसरा इनका ग्रंथ है हेमचंद्र शब्दानुशासन। देसी नाम मालाकोश, प्राकृतानुशासन भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये अलग है। छंदो अनुशासन और तृष्टि सलाका पुरुष चरित। ठीक है, तृष्टि सलाका पुरुष चरित, ये 6 रचनाएं इनकी मिलती हैं। इनको कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है, याद रखना अच्छे से। हेमचंद्र को कली काल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इनका मूल नाम था चंगदेव। मूल नाम क्या था? चंगदेव था। प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखने के कारण प्राकृत का पाणिनि इनको कहा गया है। ठीक है, प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखने के कारण इनको प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। पंक्ति की अगर बात करें तो भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु। ठीक है, ये इनकी एक पंक्ति यहाँ पर दे रखी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। बाकी पंक्तियां मैं आपको बताऊं कि जैसे आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही रखी है, लेकिन सारी पंक्तियां मैं आपको अलग से जरूर क्लास में करवा दूंगी। ठीक है, अगला नाम यहाँ पर आता है सोमप्रभ सूरी का। सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध की रचना इन्होंने लिखी थी, कुमारपाल प्रतिबोध नाम से, जो कि 1304 ईस्वी में लिखी गई थी। इस ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित की गई हैं। ठीक है, याद रखना है इस ग्रंथ में अनेक राजाओं की कथाएं जो संग्रहित की गई हैं सोमप्रभ सूरी की रचना में। आचार्य मेरुत उनका नाम आता है। अगला प्रबंध चिंतामणि इन्होंने ग्रंथ लिखा था और इसमें राजा भोज के चाचा राजा मुंज के कहे गए दोहे हैं। ठीक है, इसमें 5 खंड दिए गए हैं। प्रबंध चिंतामणि जो लिखा है उसमें राजा भोज के चाचा थे कौन? राजा मुंज, उनके द्वारा कहे गए दोहे इसमें संकलित हैं। प्रबंध चिंतामणि के आधार पर 20वीं शताब्दी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास चारुचंद्र लेख को निर्मित किया था। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के आधार पर ही लिखा था चारुचंद्र लेख। इस ग्रंथ में पूर्व मध्य काल में दासों की स्थिति का वर्णन किया गया है। जो प्रबंध चिंतामणि है इसमें पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल के में दासों की स्थिति का वर्णन किया गया है। अगला है यहाँ पर सुमति गनी। सुमति गनी की अगर बात करें तो नेमिनाथ रास, ये 1213 ईस्वी में लिखा गया था सुमति गनी के द्वारा। इसमें 58 छंद निरूपित है। ठीक है, इसमें कितने हैं? 58 छंद निरूपित हैं। चूंकि जैनों में नेमिनाथ को कृष्ण का अवतार माना जाता है, याद रखना अच्छे से, जैनों में नेमिनाथ को कृष्ण का अवतार माना जाता है। विशेष तथ्य की अगर बात करें तो राजशेखर सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ फागु। ठीक है, और विनय चंद सूरी की रचना का नाम है नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ के नाम से यहाँ सारी, इसलिए यहाँ पर एक साथ आपको बता दिया गया है। जैन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो जैन कवियों ने स्वांतः सुखाय लिखा। जैन साहित्य की मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की रही है, यानी कि सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है। ये इसका अर्थ होता है। कवि प्रतिभा की दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रंथ जैन साहित्य में मिलते हैं। ठीक है, कवि प्रतिभा की दृष्टि से उत्कृष्ट ग्रंथ जैन साहित्य में मिलते हैं। शांत रस को विशेष महत्व दिया है। इसमें जैन साहित्य में शांत रस को विशेष महत्व दिया गया है। जैन कवियों का मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार करना था, इसीलिए इनके काव्यों की प्रवृत्ति उपदेशात्मक है। ठीक है, जैन कवियों का मूल उद्देश्य क्या था? अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना था, इसीलिए इनके काव्यों की प्रवृत्ति उपदेशात्मक रही है। रासो एवं चारण काव्य, इसी साहित्य में कल्पना का आधिक्य व ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव है। याद रखना है, ये शायद यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। इसी साहित्य में कल्पना का आधिक्य किया गया है, यानी कि कल्पना का ज्यादातर यहाँ पर प्रयोग किया गया और ऐतिहासिकता का सर्वथा अभाव है। मतलब कल्पना का अभाव है और ऐतिहासिकता का भी। आगे देखते हैं रासो साहित्य। जैन साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे नहीं लगता आज तक इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को मिला होगा।
ठीक है। फिर भी अगर कोई मिलता है तो वो हम बाद में पीवाईक्यू वगैरह करेंगे, आपको करवा देती हूँ। वन लाइनर भी मैं आपको बेहतर से बेहतरीन करवाती हूँ और इसके अलावा पीवाईक्यू वगैरह हम सब कुछ करते हैं वैसे। चलिए आगे देखते हैं। रासो साहित्य, रासो साहित्य की अगर बात करें तो रासो साहित्य में राजस्थानी हिंदी की वास्तविक दस्तक होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रासो साहित्य की बात करते हैं तो इसमें डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा की शैलियों का प्रयोग हुआ है। केवल डिंगल शैलियों का प्रयोग नहीं किया गया, रासो साहित्य में पिंगल शैली का भी प्रयोग हुआ है, जबकि जो पृथ्वीराज रासो सबसे बड़ा ग्रंथ है वो पिंगल शैली में ही लिखा गया है। डिंगल का अर्थ क्या होता है तो वीर रस होता है और पिंगल का अर्थ होता है श्रृंगार रस, याद रखना है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत निम्नानुसार है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं। विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं इसको लेकर के। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं, रसायन शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से और श्याम सुंदर दास मानते हैं रहस्य शब्द से। दशरथ शर्मा की बात करें तो ये भी राज शब्द से मानते हैं। चंद्रवली पांडे रासक शब्द, गारसा दत्तासी राजसूय से मानते हैं। श्यामल दास रहस्य शब्द से, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से ही मानते हैं। नरोत्तम स्वामी की बात करें तो ये रसिक शब्द से रासु शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी रस शब्द से, पंडित मोहनलाल पांड्या रास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा भी रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। यहाँ से हमेशा ही एक प्रश्न बनता ही बनता है। आगे देखते हैं कवि एवं उनकी रचना, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है। कवि एवं उनकी रचनाएं, देखिए मेरा काम है कंटेंट करवाने का, आपका काम है कि आप उसे कितना ग्रहण कर पाते हो। अगर आपने इसको बार बार रिवाइज कर लिया, बार बार इसको पढ़ लिया और आप साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें और साथ में लिखते चलें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप चाहो तो नोट्स भी घर पर मंगवा सकते हो, घर पर भी मंगवा सकते हो या फिर आप पीडीएफ भी ले सकते हो, लेकिन वो पेड पीडीएफ आपको मिलने वाली है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप प्रिंट नहीं निकलवा पाओगे। ये कवि एवं उनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है दलपति विजय का। दलपति विजय, इन्होंने रचना लिखी थी खुमान रासों। खुमान रासों में कुल 5000 छंद निरूपित हैं, याद रखना अच्छे से। तो खुमान रासों में कुल 5000 छंद निरूपित हैं और इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुमान द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, खुमान रासों में चित्तौड़ के नरेश थे कौन, खुमान, खुमान द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें उनकी वीरता को प्रदर्शित किया गया है। वीर व श्रृंगार रस का अद्भुत योग इसमें मिलता है। खुमान रासों में वीर और श्रृंगार रस का भी अद्भुत योग प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की प्रमाणित जो हस्तलिपि है, ये हस्तलिखित प्रति कहाँ पर सुरक्षित की गई है तो ये पुणे संग्रहालय में है। ठीक है, पुणे संग्रहालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी हिंदी है और खुमान के 24 युद्धों का वर्णन इसमें दिया गया है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो ये पंक्तियां इनकी जो पीवाईक्यू में पूछी गई है, ये सारे जो पीवाईक्यू में है वही पंक्ति ज्यादातर मैंने यहाँ पर रखी हैं। पियू चित्तौड़ना आवियु सावन पहली तीज, जोवे बाट विरैनी खिनकिन अनवे खीज, संदे सोपिन साहिवा पाहो फ्रियना देहि, पंछी गाल्या पिंजरे छूटन रो संदरे संदे। ठीक है, ये पंक्तियां याद रख लेना। अगला नाम यहाँ पर आता है नरपति नाले का। इनकी रचना का नाम है बीसल देव रासो। पूरे रासो साहित्य में आप जानते हैं रासो साहित्य के बहुत सारी रचनाओं के आधार पर ही शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल का नाम दिया था। बट यहाँ पर बीसल देव रासो जो रचना है नरपति नाले की, ये गे काव्य है, ये श्रृंगारिक गे काव्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। पूरे रासो साहित्य में 2 ही गे काव्य मिलते हैं जिसमें बीसल देव रासो और परमाल रासो का नाम आता है। बीसल देव रासो नीति परक ग्रंथ भी है और इसी ग्रंथ से हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन मिलता है। ठीक है, श्रृंगारिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो बीसल देव रासो में जो राजमती है, बीसल देव की जो पत्नी है, वो पूरे 12 वर्ष तक तड़पती रहती है अपने पति की विरह में। ठीक है, जिसमें प्रथम माह कौन सा दिया गया है तो कार्तिक माह दिया गया है। कार्तिक माह को आपको अच्छे से याद रख लेना क्योंकि 12 मासा का वर्णन कब से शुरू हुआ है ये प्रश्न बनता है। पद्मावत में किससे शुरू हुआ है, आषाढ़ माह से शुरू हुआ है और बीसल देव रासो में कब से शुरू हुआ है तो कार्तिक माह से हुआ है। इसकी रचना की अगर बात करें तो 1155 ईस्वी में की गई थी। रामचंद्र शुक्ल जी इसका समय मानते हैं 1212 विक्रमी संवत। ठीक है, याद रखना है।
अन्य विद्वान भी 1212 विक्रमी ही स्वीकार करते हैं। ये कथन भी आपको मिल जाता है। 1272 मझारी जेठ वधी नवमी बुधवारी, ठीक है। नाले रसायन आरंभई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी, कास मीरा मुखम मुख मंडनी रास प्रसागो बीसल देवराई। बीसल देवरास की जो रचना है बीसल रासो, ये कब मतलब लिखी गई है, इसके बारे में एक कथन आपको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ में 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने इस ग्रंथ में क्या किया है, 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया था। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इस ग्रंथ का विस्तार 2000 चरणों में प्राप्त होता है और इसमें कुल कितने हैं, 316 छंद मिलते हैं, ठीक है। ये बीसलदेव रासो की मूल प्रति मानी जाती है। नरपति नालय कवि विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे, ठीक है। जो नरपति नालय हैं वो विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन थे। याद रखना है, ये 100 पन्नों का ग्रंथ लिखा गया है जो कि विरह गीत काव्य के रूप में जाना जाता है। ये ग्रंथ 4 खंडों में विभक्त है, याद रखना अच्छे से। खंड फर्स्ट में इसमें मालवा के भोजराज की पुत्री राजमती से सांबर के बीसलदेव का विवाह होना मिलता है, ठीक है। इस ग्रंथ में क्या होता है, मालवा के भोजराज की जो पुत्री है राजमती, ठीक है, उससे सांबर के बीसल देव का क्या होता है, विवाह होता है। खंड 2 की अगर बात करें तो बीसल देव का रूट कर उड़ीसा चले जाना, है ना, थोड़े बहुत दिन का ही क्या रहता है, ये प्रेम रहता है और बाद में फिर वो रूट कर कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं। राजमती का विरह वर्णन तीसरे खंड में क्या दिखाया गया है, राजमती विरह में तड़पती रहती है और बीसल का फिर उड़ीसा से लौट आना, है ना। खंड 4 में राजा भोज का अपनी पुत्री को वापस घर ले जाना और बीसल देव का अपनी ससुराल जाकर राजमती को घर लेकर आना वर्णित है। ठीक है, राजा भोज अपनी पुत्री को वापस अपने घर ले जाते हैं, उसके मायके ले जाते हैं और बीसल देव फिर उसे ससुराल जाते हैं भाई मना के, फिर अपनी पत्नी को वापस लेके आते हैं। बीसल देव में मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा मिलती है, याद रख लेना है। बीसल देव में मेघदूत जो कि कालिदास का है और संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान का है, इनकी परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस रचना का ये संदेश है कि कोई स्त्री लाख गुणवती हो किंतु वह अपने पति से बिना सोचे विचारे बात करती है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये उद्देश्य दिया गया है भाई, ध्यान से समझ लेना लड़कियों, अच्छे से समझ लेना। अगर कोई स्त्री लाख गुणवती हो लेकिन फिर भी अपने पति से अगर बिना सोचे विचारे बात करती है तो उसका सर्वस्व नष्ट हो सकता है। और जो पति बिना सोचे विचारे बात करता है उसका क्या भाई है, उसका कुछ नष्ट नहीं होता। कितना यार। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, बीसल देव रासों की श्रृंगार परंपरा का आदि काल में ही अंत नहीं हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि बीसल देव रासों की श्रृंगार परंपरा का आदि काल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से होती हुई यही परंपरा भक्ति काल में प्रेम आख्यानक काव्य तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को भी उससे प्रभावित किया और रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ था, है ना। आगे कहते हैं रामकुमार वर्मा जी क्या कहते हैं, नरपति नाले ने इस ग्रंथ को इतिहास या वंशावली के रूप में नहीं लिखा है, उसने तो इसमें काव्य की सरस कल्पनाओं का सौंदर्य सुसज्जित किया है, संयोग और वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किए हैं, इसलिए वीर काव्य न होकर श्रृंगार काव्य ही हो गया है। ठीक है, इसमें संयोग वियोग के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं और सौंदर्य सुसज्जित किया गया है, तो इसीलिए ये वीर काव्य नहीं है। इसको रासो काव्य का भी दर्जा नहीं दिया जाता है, वैसे बीसल देव रासो के नाम से है इसके द्वारा, शुक्ल जी के द्वारा, क्योंकि ये एक मतलब ये श्रृंगारिक काव्य है बन चुका है। चलिए एक सेकंड भाई। आगे ये जो ग्रंथ है बीसल देव रासो, इसमें गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव, परंपराएं, लोक मान्यताएं, सगुन अपसगुन, मनसा मुहूर्त विचार तथा तंत्र मंत्र आदि से ये भरा पड़ा है। ठीक है, इसीलिए इसको रासो काव्य या वीर गाथा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसमें अपभ्रंश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। योगियों की अय्यारी मनोवृत्ति का चित्रण भी इस काव्य ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, योगियों की अय्यारी मनोवृत्ति का चित्रण भी मिलता है। प्रमुख पंक्ति की अगर बात करें तो जन्म काई दिया हो महेश, जन्म काई दिया हो महेश, अवर जन्म तारे गढ़ा हो नरेश, तारे गढ़ा हो नरेश, राने ना सिरजी हरिनली, सूर्य ना
सिरजी धीनु गाई, ये पंक्तियां इसकी जो पूछी गई हैं 2-3 बार। आगे देखेंगे जगनिक का नाम आता है, इन्होंने लिखा है परमाल रासो या फिर आला खंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक जो थे ये कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दी देव के आश्रय में रहा करते थे। ठीक है, ये अच्छे से याद रख लेना। जगनिक पर जिन्होंने परमाल रासो लिखी है ये कालिंजर के चंदेल राजा परमर्दी देव के आश्रय में रहते थे। कालिंजर के राजा की सेना में एक बनाफड़ शाखा थी। अच्छे से याद रख लेना, कालिंजर के जो राजा थे उनकी सेना में एक बनाफड़ शाखा थी और इसके सेनापति 2 क्षत्रिय राजकुमार थे, आला और उदल। ठीक है, जो कि महोबा के रहने वाले थे। ये दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान और कालिंजर के राजा परमर्दी देव के मध्य हुए युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, ये जो दोनों भाई थे आला और उदल, ये परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए थे। इस ग्रंथ का समय समय पर प्रकाशन भी होता रहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार से इंडियन ओनली क्वेरी नाम से 14 भागों में इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, किसको करवाया था? परमाल रासो को 14 भागों में प्रकाशित करवाया था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इंडियन ओनली क्वेरी के नाम से, है ना। ये इंग्लिश भाई अंग्रेज तो थे ही। एलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहित आला खंड का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ग्रियर्सन ने उसे 1923 ईस्वी में संपादित किया। ये सारे पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। ठीक है, एलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने क्या किया? उनके द्वारा संग्रहित आला खंड का जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, किया गया था, उसे ग्रियर्सन ने संपादित किया था 1923 ईस्वी के अंदर। डब्ल्यू वाटरफील्ड ने दी 9 लाख चेन, ठीक है, दी 9 लाख चेन अथवा दी मैरी फ्यूड, ठीक है, दी मैरी फ्यूड नाम से कोलकाता रिव्यूरी में 1875 या 76 में प्रकाशित करवाया था। अब ये दोनों नाम यहाँ पर क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि अलग अलग विद्वान है जो अलग अलग प्रकाशन वर्ष मान लेते हैं। अगर 2-4 साल का आगे पीछे होता तो सही रहता। जैसे नगेंद्र जी की पुस्तक को अगर आप उठा के देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी से 1 साल उनका हर चीज में पीछे ही मिलता है। मोस्टली सारी रचनाएं उन्होंने 1 साल पीछे की मानी है, हो सकता है वो 1 साल पीछे जीते हो। ठीक है, आला खंड में कुल 36 खंड है। आला खंड में कुल कितने हैं? 36 खंड है। और अंतिम पद में कृति का जो नाम है वो महोबा समय दिया गया है। ठीक है, अंतिम पद में कृति का नाम क्या दिया गया है? महोबा समय दिया गया है, जिससे इस कृति को पृथ्वीराज रासो का ही एक अंग मानने का भ्रम पैदा हो गया है। आगे देखते हैं, मौखिक परंपरा के आधार पर सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने लोक प्रचलित आधा आला उदल संबंधी गीतों का संग्रह आला खंड शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। ये मौखिक परंपरा के आधार पर ही सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद जहां महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, ठीक है, उसके कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट। इन्होंने लोक प्रचलित आला उदल संबंधी गीतों का संग्रह करवाया, किससे? आला खंड के नाम से। अब यहाँ पर ये आला खंड नाम पड़ा था, इसका पहले परमाल रासो ही था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट करते हुए ग्रंथ का नाम परमाल रासो रखकर काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो नाम इसका कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है भी किसने कौन सा नाम से प्रकाशित करवाया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये वीर गीत इतना प्रिय हुआ कि इसको गाने वाले सारे उत्तर भारत में मौजूद हैं, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र है वो है बेसवाड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस ग्रंथ की लोकप्रियता के कारण ही इलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। आला खंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसे गाने वाले को अल्लाहित कहते हैं। ठीक है, आला को गाने वाले को क्या कहेंगे? अल्लाहित कहेंगे। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि आला खंड हिंदी साहित्य का तथा जन समूह की अनुपम निधि है। ठीक है, जो आला खंड है ये हिंदी साहित्य का या फिर जन समूह की अनुपम निधि मानी गई है, इसको शुक्ल जी के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि आला उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। ठीक है, आला उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। प्रमुख पंक्तियां इसकी आपको याद रखनी है। बातन बातन बात बढ़ावई उर बातन में बढ़ गई रात, दोनों दल में हल्ला हो गया, छतरीन खींच लीन तलवार, अपन परायो ना पहचानो सबके मारी मारी रटलाई, 12 बरस ले कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवे और जीवन को है धिक्कार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो
आदिकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादास्पद जो काव्य ग्रंथ है वो है चंद्रवरदायी का लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो कि 1126 से 1196 ये इनका जीवन दे रखा है, ठीक है, ये इनका समय दे रखा है चंद्रवरदायी का जीवन काल। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज के राजकवि, सखा और सामंत भी थे। शुक्ल जी के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका जो ग्रंथ है उसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रासों के अनुसार रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे, ठीक है, जो चंद्रवरदायी थे वो भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे और इनके पूर्वजों की जो भूमि थी वो पंजाब मानी जाती है, ठीक है। सूरदास ने भी अपनी साहित्य लहरी में अपना जो वंश परंपरा का परिचय दिया है उसमें अपने आप को चंद्रवरदायी का, पंजाब के जो चंद्रवरदायी हैं उनका अपने आप को वंशज बताया है, ठीक है, जहाँ लाहौर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये ग्रंथ चंद्रवरदायी के सर्वश्रेष्ठ व प्रिय पुत्र जलन के द्वारा पूरा किया गया था, याद रखना अच्छे से। रघुनाथ चरित हनुमंत कृप कृत भूप भोज उद्रिय जिम्मी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत नंद नंद उद्रिय तिम्मी, ये पंक्तियां इसकी यहाँ पूछी भी जाती हैं, ये याद रखना है। आगे इस ग्रंथ की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के संबंध में 3 प्रकार के मत आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे पूरी तरह से प्रमाणित मानते हैं, कि प्रमाणित मानते हैं और उनमें किस किस का नाम आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से याद भी रखना है। किस किस का नाम यहाँ पर शामिल है प्रमाणिक मानने वालों में, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधुओं का नाम आता है, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज ग्रियर्सन, कुंवर कन्हैयाजू, राधाकृष्ण दास, मोतीलाल मेनारिया और श्याम सुंदर दास, ठीक है। इनके अलावा कुछ कोई नहीं है, लेकिन यही है जो पूरी तरह से इसे क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। और इन्हीं विद्वानों ने नागरी प्रचारणी सभा से संपादित रासो संस्करण को, जो कि बृहत्तम संस्करण है इसका, उसको प्रमाणिक माना है, ठीक है। रासो संस्करण जो कि बृहत्तम सबसे बड़ा है उसी को प्रमाणिक माना है। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद हैं, याद रखना अच्छे से। पांड्या जी ने इस ग्रंथ की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना की है, जो कि निराधार है, ठीक है। पांड्या मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या की बात कर रहे हैं, इन्होंने इस ग्रंथ की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या किया, आनंद संवत की कल्पना की है, तो बिल्कुल निराधार मिलती है। आगे बात करें तो पूर्णतः अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, पूरी तरह से जो अप्रमाणिक मानते हैं, सबसे पहले नाम इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है ना वो शुक्ल जी का आता है, याद रखना अच्छे से। इसमें कविराज मुरारी दीन, डॉक्टर बूलर, ओझा साहब, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शुक्ल जी, जो कि इसे पूरी तरह से अप्रमाणिक एवं जाली ग्रंथ घोषित करते हैं, ठीक है, पूरी तरह से जाली ग्रंथ बताते हैं इसको। और लेकिन शुक्ल जी ने इसे फिर भी प्रथम महाकाव्य और इसके कवि को प्रथम महाकवि का दर्जा दिया है। ओझा एवं अन्य विद्वान रासों में उल्लेखित नाम, घटना और संवत को मनगढ़ंत मानते हैं। जयानक के पृथ्वीराज विजय संस्कृत का एक काव्य लिखा गया था जयानक के द्वारा, जो कि कश्मीर के कवि थे, और ये भी बताया जाता है कि ये किसके, चंद्रवरदायी, ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके दरबार में भी थे, ठीक है। जयानक इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा था और इसी के आधार पर जो तत्कालीन ये बिल्कुल प्रमाणिक माना जाता है और तत्कालीन शिलालेख, उस समय के जो शिलालेख लिखे गए थे उनके साक्ष्यों के आधार पर रासो प्रमाणिक नहीं ठहरता है, ठीक है, इन विद्वानों के अनुसार। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है, जो आधा प्रमाणिक मानते हैं वो है मुनिजिन विजय का नाम आता है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, दशरथ शर्मा, विपिन बिहारी चतुर्वेदी, अगरचंद नाहटा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनका नाम आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हमेशा शुक्ल जी के दूसरे पक्ष में ही रहते हैं, है ना, ध्यान रखना इसको। मुनिजिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह से चंद वर्णित 4 छंदों का उदाहरण देते हुए बताया है कि मूल रासों की भाषा अपभ्रंश थी, ठीक है, जो मूल रासों की भाषा है वो क्या थी, अपभ्रंश थी। इन्होंने तो इतना कहा है। विद्वानों का ये वर्ग मानता है कि चंद पृथ्वीराज के दरबारी कवि तो थे, लेकिन उनके द्वारा विरचित रासो काव्य मूल रूप में अप्राप्य है, मतलब ये कहीं मिला ही नहीं है, मूल रूप, मूल प्रति इसकी कहीं नहीं मिली है। पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला इनका जो संस्करण है वो वृहद रूपांतरण है, ठीक है, क्या है, वृहद रूपांतरण। इसमें 69 समय और 16,306 छंद है। इसे नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। दूसरा इसका जो रूपांतर है वो है मध्य रूपांतरण,
इसकी छंद संख्या कितनी है? 7000 है ना, बृहत्तम से भी ज्यादा है। इसकी छंद संख्या 7000 है और इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां विक्रम संवत 1700 के पश्चात की हैं। लघु रूपांतर की बात करें तो इसकी 3 प्रतियां बीकानेर राज्य, बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। बीकानेर राज्य के अनूप संस्कृत पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये 19 समय में विभाजित है और छंद संख्या इसकी कितनी है? 3500। ठीक है, इसमें छंद कितने हैं? 3500 हैं। ये संस्करण डॉक्टर पी शर्मा द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो गया था। ठीक है, ये जो संस्करण है वो डॉक्टर पी शर्मा के द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो गया। अगला यहाँ पर जो आता है उसका नाम है लघुत्तम रूपांतर। कौन सा है? लघुत्तम रूपांतर। ये संस्करण श्री अगरचंद नाहटा द्वारा ढूंढा गया था। ठीक है, ये अगरचंद नाहटा के द्वारा ढूंढा गया था लघुत्तम रूपांतर। इसमें अध्यायों का विभाजन नहीं है और छंद संख्या 1300 है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को प्रमाणिक माना है। याद रखना अच्छे से, डॉक्टर दशरथ शर्मा लघुत्तम जो रूपांतरण है इसी को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख समय, ये 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, एक बड़ा ग्रंथ है 2500 पृष्ठों में। पहले समय का नाम है आदि समय। इसके प्रमुख जो समय है उनको भी आपको याद रखना है। पहले समय को आदि समय के नाम से जाना जाता है, जबकि एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। इसके जो मतलब जो विभक्त किया गया है वो किसमें है? समय में है, सर्ग में है, अध्याय में है, कड़वक में है ना। इस तरह से जो पाठ है इसके क्या नाम रखा गया है उनका? तो समय नाम रखा गया है, जो कि 69 समय है पृथ्वीराज राजों के अंदर। ठीक है, जबकि कनौज जो समय है उसमें जयचंद एवं पृथ्वीराज के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। पद्मावती समय एवं कैमास वध समय अन्य उल्लेखनीय समय है इसके। 20वां जो समय है उसमें पृथ्वीराज का पद्मावती से विवाह होता है। ठीक है, 20वां समय में क्या होता है? पद्मावती से विवाह होता है। 26वें समय में देवगिरी समय है। 27वां समय रेवा तट है, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। 57वां समय कैमास वध और 61वां जो समय वो है कनौज, कनौज युद्ध कथा। ये सबसे बड़ा समय है। 61वां जो समय है वो सबसे बड़ा समय है। पृथ्वीराज रासो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों को सफलतापूर्वक माना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने ये जो ग्रंथ है इसमें 68 प्रकार के छंदों को सफलतापूर्वक माना है। इसे घटना कोश नाम से भी संबोधित किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सुख सुखी संवाद कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने चंद को छप्पे का राजा बताया है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है? चंद को छप्पे का राजा कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। ठीक है, नामवर सिंह तो चंद को छंदों का राजा ही कह देते हैं। ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान अजमेर से एवं कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वही प्रबंधात्मक काव्य है। इस रचना की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल जेम्स टॉड के एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में मिलती है। ठीक है, इस रचना की जो सर्वप्रथम जानकारी वो कहाँ से मिलती है? तो कर्नल जेम्स टॉड के एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने इसकी जानकारी दी है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस रचना के एक भाग को संगोपता नेम के नाम से प्रकाशित करवाया है। इस ग्रंथ में 68 प्रकार के छंदों का वैविध्य परक चित्रण एवं प्रयोग हुआ है, जिसमें सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? छप्पे है। हबीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस है। ये जो हबीर और श्रृंगार रासो है इसके प्रमुख रस हैं। याद रखना, श्रृंगार, परंतु इसका अंगी रस, ये हबीर नहीं है, सॉरी, मैं तभी तो सोचू क्या दे रखा है, ये वीर है। ठीक है, इसमें वीर और श्रृंगार रस दोनों प्रमुख रस हैं, परंतु इसका जो अंगी रस है वो वीर ही माना जाएगा और इस ग्रंथ में शांत रस का सर्वथा अभाव है। आगे है चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में प्रयुक्त भाषा को सट भाषा कहा है। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में जो प्रयुक्त भाषा है उसको क्या कहा है? सट भाषा का नाम दिया है, परंतु इसकी जो भाषा है वो मिश्रित भाषा है। इस ग्रंथ की भाषा के संबंध में विवाद रहा है। ये ग्रंथ काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा एवं राजस्थानी बोलियों के मिश्रण से बनता है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार यद्यपि चंद
विविध छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पे इनका निजी छंद है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। इतिहासकारों के मत में इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद के पुत्र जलन ने पूरा किया था। इस संबंध में निम्न उक्ति भी प्रसिद्ध है। पुस्तक जलन हत दे चली गजन काज। ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके द्वारा जब चंद्रवरदाई अपना फर्ज निभाने के लिए अपने जो राजा थे उनके साथ पीछे पीछे उनके साथ चले जाते हैं और अपना ये जो ग्रंथ रह गया था थोड़ा बहुत उसको बोल दिया था कि अब तुम्हें इसे पूरा करना है। बाबू श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी ने इस रचना को विशाल वीर काव्य कह करके पुकारा है। ठीक है, याद रखना है, स्वयं श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी का। इस रचना को डॉक्टर बच्चन सिंह राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी का है। प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो वज्जीय घोर निशान रान चौहान चहु दिसी सकल जुट सामंत समर बल जंत्र मंत्र जिति मनहु कला ससी भान कला 16 सो विनीय राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको मिलती है। अगला नाम यहाँ पर आता है हमीर रासो का। तो इसके रचनाकार का नाम है सारंगधर। ये रचना तथ्य एवं प्रमाणों की अनुपलब्धता के आधार पर अप्रमाणिक मानी गई है। ठीक है, ये जो रचना है हमीर रासो, जिसमें तथ्य और प्रमाण अनुपलब्ध हैं, मतलब उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसीलिए क्या मानी जाती है, अप्रमाणिक मानी जाती है। प्राकृत पेंगलम में इस रचना के कुछ पद प्राप्त होते हैं, याद रखना है। प्राकृत पेंगलम जो कि लक्ष्मीधर की रचना है, इसमें भी इस रचना के कुछ पद मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर नामक विद्वान के द्वारा संकलित रचना है, जिसमें सारंगधर, बब्बल, विद्याधर, जज्जल नामक 4 विद्वानों द्वारा रचित पदों का संग्रह किया गया है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र एवं राहुल सांकृत्यायन ने प्राकृत पेंगलम में सारंगधर नाम से संकलित पदों को जज्जल कवि की रचना माना है। याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं, सारंगधर को हमीर रासो की रचना मानते हैं, सारंगधर का को लेखक मानते हैं। लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र है उनका बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ये दोनों किसको मानते हैं, तो जज्जल कवि को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस रचना को अपभ्रंश साहित्य की अंतिम रचना भी मानते हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है संदेश रासक रचना का। संदेश रासक इस ग्रंथ के रचनाकार हैं अध्ययमान, जिनको अध्ययमान या फिर अब्दुल रहमान के नाम से जानते हैं। ये मूलतः विरह प्रधान खंड काव्य है। ये 223 छंदों की एक छोटी रचना है जो 3 प्रकरणों में विभाजित है। संदेश रासक का मुख्य छंद है रासक। ठीक है, संदेश रासक का मुख्य छंद क्या है, रासक है। इसमें दोहा छंद का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला नाम यहाँ पर आता है मुंज रासो का। कुछ विद्वान इसे मुंज कवि कृत मानते हैं, जिसका उल्लेख हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण, हेमचंद्र शब्दानुशासन, मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, विजयपाल रासो की बात करें तो इसके रचयिता हैं नल सिंह भट्ट। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, नल सिंह भट्ट हैं। इनका समय की बात करें तो 1298 के आसपास समय मिलता है। इस रचना में करौली के राजा विजयपाल का खलीफा अल मामू से युद्ध वर्णित है। ठीक है, इस रचना में करौली के जो राजा थे विजयपाल, उनका खलीफा अल मामू से युद्ध का वर्णन किया गया है 1023 ईस्वी में। इस ग्रंथ में विजयपाल राजा दिग्विजय के विभिन्न युद्धों एवं प्रशस्तियों का भी वर्णन किया गया है। अन्य रासो ग्रंथ की बात करें तो आबू रास किसने लिखा है, पलन कवि 1232 ईस्वी, पचुली रास प्रज्ञा तिलक 1306 ईस्वी, गय सुकुमार रास देलन कवि 1414वीं शताब्दी, और गौतम स्वामी रास ये उदयवंत की रचना है 1355 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, अप्रमाणिक रासो ग्रंथ की अगर बात करें तो अप्रमाणिक रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं, कुमान रासो, दलपति विजय 9वीं शताब्दी, बीसलदेव रासो 1212, और ये सब हम पढ़ ही चुके हैं अभी ऊपर। ठीक है, अब हमारा रह गया है भाई इसमें कौन सा, लौकिक काव्य और थोड़ा और इसमें रचनाएं मिलेंगी, तो उनको हम पढ़ेंगे भाई अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मुझे लगता है एक दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये डीपली आपको पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट डीपली दिया जा रहा है, तो आपके लिए समय
रहते साथ-साथ पढ़िए, धीरे-धीरे पढ़िए, आप धीरे-धीरे चलेंगे तो ज़रूर जीत हो जाएगी।